हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ हम लेके आते हैं दैनिक करंट अफेयर्स, दैनिक समसामयिकी, जो खासतौर पर यूपीएससी के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम से संबंधित होती है। अगर हम बात करें आर्टिकल पे, तो हम दो तरह के आर्टिकल की चर्चा करते हैं। पहले हैं जो प्रीलिम संबंधी आर्टिकल है, दूसरे मेन संबंधी आर्टिकल। और ये जो आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं। साथ ही ये पीडीएफ आपको घटना सूत्र के जो टेलीग्राम चैनल वहां से प्राप्त होगी। उस पीडीएफ में आपको आर्टिकल के साथ साथ 5 एमसीक्यूज भी मिलेंगे जो करंट अफेयर आधारित होंगे। साथ ही 2 प्रश्न मुक्त परीक्षा से संबंधित भी आपको वहां पर मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल्स की और देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज खासतौर पर चर्चा में रहे हैं। तो फिल्म संबंधी पहले आर्टिकल जो रहा है, भारत पाकिस्तान युद्ध केवल एलओसी तक सीमित नहीं है। इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है कि युद्ध के देखिए बहुत परिणाम होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर एक परिप्रेक्ष्य में युद्ध के परिणाम होते हैं। ये आर्टिकल बात करता है कि युद्ध का जो परिणाम है वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक रूप से दिखाई देता है। चाहे आप जीडीपी कम होने के संदर्भ में देखें, चाहे मुद्रास्फीति बढ़ने के संदर्भ में देखें, या किसी भी आयाम में आप देखें। वहीं दूसरा जो आर्टिकल बात करेगा, राष्ट्रपति द्वारा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। पीआईबी में आर्टिकल था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, किस किस को दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस बार किन्हें दिया गया है, इस संबंध में देखेंगे। खासतौर पर स्टेट पीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। यूपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी हम यहाँ पे से देखेंगे। तीसरा हम बात करेंगे सेलेबी के शेयर मूल्यों में भारत की कार्रवाई। सेलेबी एक तरह की कंपनी है, उस संबंध में भारत के ने क्या कार्रवाई की है उसके बारे में यहाँ पर हम इस आर्टिकल में देखेंगे। साथ ही अगले आर्टिकल में हम बात करेंगे, वित्त मंत्रालय ने आरबीआई बफर्स की समानांतर समीक्षा की। देखिए आरबीआई बफर्स होते हैं, उन आरबीआई बफर्स को बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि जब भी कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थिति है, तो आरबीआई के पास कोष होना चाहिए जिससे भारत में मुद्रा का संकट ना हो, भारत में विनिमय दर का संकट ना हो। जिस तरह से 1991 में समस्या देखी गई थी, उस तरह की समस्या से बचने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें अगले आर्टिकल की, वो किस बारे में है, वो बात करेगा पोषण संबंधी परिणाम बारे में। तो देखिए पोषण के संबंध में आपको पता है भारत में जो कुपोषण की समस्या है, गंभीर समस्या है। द हिंदू में आर्टिकल आया था। तो इस संबंध में क्या क्या पहल ली गई है, अभी क्या आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, सरकार की क्या क्या पहल है, उनको भी हम देखेंगे समझेंगे। फिर अगला आर्टिकल में हम बात करेंगे ट्रम्प, सीरिया और मध्य पूर्व के बारे में। देखिए ट्रम्प, सीरिया, मध्य पूर्व के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है कि ट्रम्प का भी हाल में जो पहल दिखाई दे रही है कि मध्य पूर्व में बेहतर संबंधों की स्थापना हो। इस संदर्भ में वो ईरान के साथ चाहे संबंधों को लेकर हो, चाहे मध्य पूर्व में सीरिया के साथ संबंध को लेकर वो बात करेंगे। फिर सीरिया की लोकेशंस भी देखेंगे। सातवां आर्टिकल आतंकवाद के संबंध में, जो कि आप देखेंगे तीसरा जो मुख्य परीक्षा आर्टिकल उसके साथ मिलकर बात कर रहा है। साथ ही पहला जो आर्टिकल है पाकिस्तान युद्ध, इन तीनों को आर्टिकल को जो आतंकवाद संबंधी है, इनको हम कंबाइन करके देख लेंगे। आठवां आर्टिकल बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव पर्यावरण स्वीकृति रद्द कर दी है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है कि पहले की डेट में जाके किसी भी कार्य को संपन्न, है ना। तो इस संबंध में ये आर्टिकल था, उसे हम देखेंगे। साथ ही इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा इसमें हम चर्चा करेंगे। फिर राज्यपाल के जो अधिकार हैं उनकी समीक्षा करेंगे, उनके चैलेंजेस क्या हैं राज्यपाल के पद में, और क्या क्या बातें हैं। द हिंदू जो आर्टिकल आया था उसको यहाँ पर मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अर्थात हम यहाँ परिभाषा देखेंगे, मुख्य भाग देखेंगे। जिस तरह से मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन किया जाता है उसमें क्या चैलेंजेस लिखना पड़ता है, सजेशंस लिखने पड़ते हैं, महत्व लिखना पड़ता है, उन सभी मुद्दों को हम यहाँ पर देखेंगे। फिर हम बात करेंगे अमेरिका में फंड संकट से प्रभावित वैज्ञानिकों को भारत आकर्षित करने की योजनाएं। बेसिकली अगर आप देखें तो अमेरिका में जो रिसर्च संबंधी जो फंड था उसमें कमी आ रही है। आर्टिकल कह रहा है कि भारत सरकार को यहाँ पर जो वैज्ञानिक भारत से विदेश चले जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उनको ये समय है कि उनको वापस बुलाया जाए, नई योजनाएं, नई पहल की शुरुआत करके। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के जो पहले आर्टिकल है उसके बारे में। जो आज का पहला आर्टिकल क्या कहना चाहता है, बेसिकली अगर आप देखें पहला आर्टिकल बात करें, भारत पाक युद्ध केवल एलओसी तक सीमित नहीं है। ये आर्टिकल बेसिकली ये कहना चाहता है कि कोई भी युद्ध होता है उसके परिणाम हमें भले ही राजनीतिक या सामरिक रूप से दिखाई देते हैं कि भारत की स्थिति मजबूत होगी, भारत जीत गया या पाकिस्तान को पराजित कर दिया, लेकिन उसके बहुत सारे परिणाम होते हैं। जैसे आर्थिक परिणाम के बारे में खासतौर पर ये आर्टिकल यहाँ पे चर्चा करता है। ये आर्टिकल बताता है यहाँ पर कि भारत के साथ अगर देखें अतीत में जो युद्ध है, खासतौर पर आप देखेंगे, आप चाहे कारगिल युद्ध की बात करें, यहाँ पर कारगिल युद्ध में भारत को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और युद्ध के साथ ही अगर आप देखेंगे 1 से 2% के आसपास जो जीडीपी है वो नकारात्मक रूप से क्या होती है, ग्रो होती है, मतलब जीडीपी में कमी आती है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, जब भारत, ये आंकड़ा यह भी बताता है कि जो भारत चीन संघर्ष हुआ, आपने देखा होगा। Give me a second। भारत चीन संघर्ष के बारे में आपने सुना कि भारत चीन संघर्ष डोकलाम में हुआ।
भारत चीन में लद्दाख में लेह कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ये इन संबंधों की वजह से बेसिकली आपको क्या देखने को मिला कि इन संबंधों की वजह से जो मुद्रा और शेयर बाजार उसमें गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार में आपको पता है कि दो, वैसे तो भारत में इन्वेस्टमेंट विदेश से दो तरह से होती है, एफडीआई, एफआईआई। एफडीआई तो आपको पता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें तो अगर निकालना इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन एफआईआई जो होते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो तुरंत कम हो जाती है। शेयर बाजार पूरा नीचे गिरने का खतरा रहता है। इससे जो घरेलू निवेशक होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। तो आर्थिक रूप से अगर आप देखें, बहुत सारे परिणाम इसके नकारात्मक होते हैं। तो इस संबंध में ये आर्टिकल बेसिकली कह रहा है, इससे बेसिकली ये बात कर रहा है कि जो देखिए, जो बहुत सारे परिणाम होते हैं नकारात्मक, चाहे पूंजी प्रवाह के संदर्भ में, मुद्रास्फीति के संबंध में, चाहे निवेश भावनाओं पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसके संदर्भ में हो, तो यहाँ पर एक बहुआयामी नकारात्मक परिवार प्रभाव यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। साथ ही आंकड़ा बताता है पुलवामा में, चाहे बालाकोट के बाद हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे कोई भी अब युद्ध भारत को उठा के देखे, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से ही प्रभावित किया है। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था, कहता है कि बेसिकली राष्ट्रीय जो आर्थिक सुरक्षा है, और वहां पर हम विकास लक्ष्य, वैश्विक निवेश धारणा पर भी जो गहरा असर डालता है। इसलिए हमें शांति, कूटनीति और रणनीतिक संयम के साथ कदम उठाने चाहिए। तो इस संबंध में आर्टिकल बात कर रहा है। फिर हम बात करेंगे अगले आर्टिकल के बारे में, जो बात करेगा राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इसके संबंध में यहाँ पे बात करेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो ज्ञानपीठ भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। अगर हम बात करें, साहित्य पुरस्कार है। साहित्यिक अर्थात ये जो भी भाषाएं हैं, भाषा संबंधी जो साहित्य का विकास होता है, उस संबंध में यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एक सांस्कृतिक जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार देती है एक संस्था, उसे 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। और ये एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था, जिसे साहू शांति प्रसाद जैन ने स्थापित किया था। अगर हम बात करें, सबसे पहले शंकर कुरूप को यह पुरस्कार दिया गया था। शंकर कुरूप को दिया गया था। और इन्हें किस भाषा में दिया गया था? मलयालम में, मलयालम भाषा के विकास संबंधी, मलयालम भाषा का संबंधित दिया था। तो जब अगर बात करें कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यहाँ पर ये चीज आप याद रख सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें, जो ज्ञान साहित्य जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, भारत में जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उस संदर्भ में अगर कोई विकास होता है, साहित्यिक योगदान होता है, उस संबंध में यहाँ पे ये दिया जाता है। इसके पहले अगर हम बात करें कि 20 साल किसे दिया गया, तो 2023 में अगर हम बात करें, शंकर कुमार निम्बाले मराठी भाषा के लिए, 2022 में नीलमणि फूकन असमिया के लिए, 2021 में दामोदर मौजो कोंकणी के लिए दिया गया था। तो ये यहाँ पे बेसिकली बात होती है। तो हमने देख लिया कब शुरुआत हुई, क्या कैसा हुआ, ये सारी बातें तो हमने देख ली। वर्तमान में हम देखेंगे क्या क्या अवघटित हुआ है। वर्तमान में हम देखेंगे तो यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। अब कौन कौन से 2 लोग, उनके बारे में बात करें तो पहला जो पुरस्कार है यहाँ पर दिया गया है किसको? जगत राम भद्राचार्य को, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे जिनकी आप फोटो देख सकते हैं, इनका देखें तो ये जन्मांध होने के बावजूद इन्होंने लगभग भारत के सभी धार्मिक ग्रंथों को, सभी पौराणिक ग्रंथों को, वेदों को रट लिया है, कंठस्थ इनको है। और इस संबंध में अगर देखें तो इनका जो योगदान है, खासतौर पर इस संबंध में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। और ये अलौकिक प्रतिभा, पता नहीं, इस संबंध में इनको यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पे मिला है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, दूसरा पुरस्कार गुलजार साहब को मिला है। हालांकि वो इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन अगर वो देखें उनको जो खासतौर पर फिल्म क्षेत्र में शायद देखें, चाहे लेखन कला में देखें, इस संदर्भ में अगर आप देखें तो उनको यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पे मिला है खासतौर पे। आगे हम बात करें तो हम यहाँ पे ये पाएंगे कि तो जो पुरस्कार है, इसके अतिरिक्त किन किन को, कुछ प्रमुख हस्तियों को, चाहे हम बात करें अन्नपूर्णा देवी, अमृता प्रीतम का नाम आपने सुना होगा, महादेवी वर्मा जैसे लेखकों का नाम आपने सुना, उन सभी को यहाँ पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है मिल चुका है। अब हम आगे अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और हम बात करेंगे यहाँ पर सेलेबी, शेयर मूल्य में भारत की कार्रवाई। अब ये क्या है, बेसिकली क्या आर्टिकल बात कर रहा है? बेसिकली ये आर्टिकल बात कर रहा है कि भारत और तुर्की की विमानन कंपनी सेलेबी एविएशन होल्डिंग के बीच कूटनीतिक व्यावसायिक तनाव में वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। जब भारतीय अधिकारियों ने कंपनी के भारतीय हवाई अड्डों पर संचालन के लिए आवश्यक सुरक्षा मंजूरी निलंबित कर दिया है। तो जो सुरक्षा मंजूरी होती है इन संबंध में यहाँ पर निलंबित कर दी गई है। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिला है। अब इससे क्या हुआ कि उनके 20% का जो शेयर्स हैं, इनमें गिरावट आई, किसके? सेलेबी कंपनी के। कंपनी ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना ने द्विपक्षीय संबंधों, विमानन क्षेत्र की स्थिरता पर चिंता जताई है। तो बेसिकली अगर आप देखें, ये हो क्यों रहा है, आपको पता है कि हाल ही में क्या हुआ कि तुर्की ने यहाँ पर समर्थन दिया, इसको पाकिस्तान को, तुर्की ने बहुत सारे ड्रोन प्रोवाइड किए। अब उसके बाद अगर आप देखें कि भारत तुर्की के जो संबंध है, हालांकि भारत तुर्की के संबंध ऐतिहासिक रूप से भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तुर्की ने हमेशा ही पाकिस्तान को हर एक मुद्दे में, चाहे कश्मीर मुद्दा हो या किसी भी मुद्दा हो, 370 धारा को हटाने संबंधी मुद्दा हो, तो उसने कश्मीर में पाकिस्तान का समर्थन किया। लेकिन हाल ही में जो पहलगाम मुद्दा हुआ, उसमें आतंकी हमले के बाद जिस तरह से ड्रोन की सप्लाई के संदर्भ में देखें, या किसी अन्य बारे में जो तुर्की का समर्थन देखे पाकिस्तान को देखने को मिला है, तो यहाँ पर
भारत में कहीं न कहीं अगर आप देखें जो राष्ट्रवादी गतिविधियाँ वो एक्टिव हो गई हैं। और इस संदर्भ में यहाँ पर देखें अगर आप, तो हर जगह अगर तुर्की बॉयकॉट तुर्की है, इस तरह से पहल यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि जो सिलेबी कंपनी है, उसको अगर यहाँ पर जो मंजूरी यहाँ पर निलंबित की गई, उससे शेयर के मार्केट के प्राइस डाउन हुए। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहा है। प्रीलिम संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डाटा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा-सा जो बातें हैं उसको थोड़ा-सा यहाँ पे देखें, हम थोड़ा हल्का हल्का नज़र डालेंगे, तो आप पाएँगे जो भारत तुर्की के बीच व्यापार है, उस संबंध में थोड़ा-सा हम नज़र डाल लेते हैं। हम बात करें भारत तुर्की जो राजनीतिक संबंध है, उनके बारे में बात करें, 1947 जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, 1947 में भारत ने तुर्की के साथ राजनीतिक संबंध राजनीतिक संबंध स्थापित किए। अगर हम बात करें भारत तुर्की में जो टोटल व्यापार की बात करें, कुल व्यापार की बात करें, तो लगभग 12 बिलियन डॉलर का भारत और तुर्की का हम व्यापार है। अभी जो 12 बिलियन डॉलर का व्यापार है, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, भारत का जो व्यापार यहाँ पे सरप्लस में है, मतलब अगर हम उनको ज्यादा निर्यात करते हैं, बदले में वो हमसे कम आया, बदले वो हमें कम निर्यात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो व्यापार है भारत के पक्ष में है। अगर हम बात करें कि जो भारत में जो क्या निर्यात करता है, तो आप बात करेंगे यहाँ पे खनिज है, स्क्रैप धातु है, मशीनरीज है, खाद्य उत्पाद है, ये सब बेसिकली क्या है, तुर्की क्या है भारत को निर्यात करता है। फिर हम देखें भारत तुर्की क्या निर्यात करता है, तो वाहन देखें, वाहन है, लौह इस्पात है, इसके अलावा कपड़ा है, रसायन है, कृषि उत्पाद है। ये सब बेसिकली अगर आप देखें, तुर्की को भारत निर्यात करता है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि आखिर जो तुर्की भारत का जो व्यापारिक संबंध यहाँ पे दिखाई दे, हालांकि जो 12 बिलियन डॉलर का जो व्यापारिक संबंध है, इतना ही लगभग रसिया के साथ हमारा व्यापारिक संबंध, तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी थोड़ा सा यहाँ पे देखने समझने की आवश्यकता है। अगले आर्टिकल में हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे यहाँ पर इसके बारे में, वित्त मंत्रालय ने आरबीआई बफर्स की समानांतर समीक्षा कर रहा है। बेसिकली आर्टिकल ये था, कहना चाह रहा है कि भारत में अभी रक्षा संबंध में जिस तरह से खर्चों में वृद्धि हुई है, खासतौर पर पहलगाम के बाद आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आवश्यकता हो गई कि रक्षा संबंधी जो फंड है उसको बढ़ाया जाए। अब उस संदर्भ में जो वित्त स्रोत है, आपको पता है कि भारत के पास जो वित्त के स्रोत है बेसिकली कुछ है, जिनमें आप कर के माध्यम से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। फिर एक और जो स्रोत है उसमें आप देखेंगे तो आरबीआई बफर्स के थ्रू प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है, देखिए आरबीआई को जो आरबीआई के पास जो फंड आते हैं, जो शेष बचता है, जो लाभ बचता है, उसमें से आरबीआई का कर्तव्य है कि वह उस फंड को क्या करे, केंद्र सरकार को ट्रांसफर करे। कहीं ना कहीं अगर आप देखें केंद्र सरकार की संस्था है आरबीआई, तो यहाँ पे आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह होती है। लेकिन अगर आप देखें आरबीआई क्या है, कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जो भारत में जो मुद्रा विनिमय दर है, और साथ ही साथ अगर बैंकों की जो स्थिरता है, मुद्रास्फीति, इन सबके निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगर हम बात करें आरबीआई या भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, 1991 में जो पेमेंट क्राइसिस हुआ, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें जो विदेशी मुद्रा भंडार है, और खासतौर पर जो आकस्मिक निधि है, विदेशी मुद्रा भंडार है, आकस्मिक निधि, इसमें बढ़ोतरी की बात यहाँ पे की जाने लगी, क्योंकि दोबारा ऐसी कोई परिस्थिति ना आए जिसमें हम किसी देश को मुद्रा भुगतान ना कर पाए, ऐसी कोई समस्या ना आए, यहाँ पे ये बेसिकली बात हो गई। अगर हम बात करें वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में जो आरबीआई का जो फंड है, उसमें बेसिकली ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि जो कंटिंजेंसी रिस्क बफर फंड है, सीआरबी, एक सीआरबी होता है, ये एक वित्तीय सुरक्षा कोष होता है बेसिकली, जो भविष्य में कोई भी प्रणालीगत सिस्टमेटिक लाभ हो, सिस्टमेटिक लॉस हो, है ना, इकोनॉमिक जो क्राइसिस आ जाए, आर्थिक झटका आ जाए, इसके लिए बनाया जाता है। और इसके लिए हम यहाँ पे प्रावधान ये होता है कि आरबीआई की बैलेंस शीट का 5.5% के आसपास सीआरबी का फंड होना चाहिए। ये यहाँ पे बात कर रहा है सीआरबी ने। इसके अतिरिक्त भारत के जो आरबीआई है, उसके पास कई ऐसे फंड होते हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे वित्तीय सुरक्षा को संबंधित यहाँ पे याद रखते हैं, जिसके हमने 2065 इकोनॉमी में चर्चा भी की थी। आप उसे वहां से भी देख के बहुत सारी चीजें वहां से अपनी चीजें कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये सीआरबी, इसके संबंध में सिफारिश बिमल जालान कमेटी ने की थी। बिमल जालान कमेटी के बारे में आपने सुना होगा। 1919 में जब कमेटी गठित हुई, उसकी बेसिकली अगर आप देखेंगे आज से 2 से 3 4 साल पहले आरबीआई का जो फंड का बंटवारा, इस संबंध में आरबीआई भारत सरकार के बीच विवाद देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप देखेंगे इस्तीफा भी जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने दे दिया था। तो उस संबंध में यहाँ पे बातें थी कि जो वित्त है उसका बंटवारा यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो इस संबंध में विमल जालान कमेटी बनाई गई, उसने कहा कि आरबीआई को बेसिकली जो फंड है, अतिरिक्त फंड वो सरकार को ट्रांसफर करनी चाहिए। अब कुछ और फंड के बारे में बात करें, जैसे कंटिजेंसी फंड के बारे में आपने सुना होगा। कंटिजेंसी फंड वही बेसिकली है कि जो अप्रत्याशित अकस्मात जो घटनाएं हैं, उस संबंध में बैलेंस शीट का हिस्सा होती है, इसके बारे में। दूसरा सीजीआरए के बारे में आपने सुना होगा। सीजीआरए क्या होता है, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेसिकली अगर देखें आरबीआई के पास गोल्ड रखा होता है भंडार के रूप में, विदेशी मुद्रा होती है। अब गोल्ड और विदेशी मुद्रा दोनों के बारे में देखें, या फॉरेन करेंसी के बारे में देखें, इनका जो रेट रेट जो होता है ऊपर नीचे होता रहता है। अब इससे क्या होता है, मान चलिए ऊपर हो गया तो आरबीआई को लाभ होता है, नीचे आया तो लॉस हो सकता है। तो इस समय में जैसे देखिए ओवरऑल अगर साल भर में लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ,
तो वो भी क्या होता है, उसका भी पैसा यहाँ पे आरबीआई के पास बचता है। तो यहाँ पे भी उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह जो पैसा है कुछ उसमें से ऐसे ट्रांसफर करे। फिर एसेट डेवलपमेंट फंड होता है, अगर बहुत सारी फंड, बहुत सारी अगर देखा आरबीआई बहुत सारी संस्थाओं को उधार देता है और उसके बाद जो उससे ब्याज प्राप्त होता है, इंटरेस्ट प्राप्त होता है, वो वही पैसा आरबीआई के पास आता है। फिर जीसेक का जो पैसा आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, साथ ही साथ कैपिटल रिजर्व का, तो ये यहाँ पे बहुत सारे से फंड होते हैं, बहुत सारे बफर्स होते हैं जिनके थ्रू आरबीआई क्या करता है, पैसा रखता है अपने पास आपातकालीन सुरक्षा संबंध में, और यहाँ पर इनमें से कुछ सरकार को ट्रांसफर करते इस संबंध में आर्टिकल बात करता था कि जो अगर जो रिजर्व फंड है, जो सीआरपी है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता है, और यहाँ पर जिससे जो रक्षा संबंधी जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित यहाँ पे की जा सके, इस संबंध में बेसिकली आर्टिकल यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़े, हम बात करेंगे पोषण परिणामों पर सुरक्षा के संबंध में। तो देखिए क्या आर्टिकल कहना चाह रहा है। बेसिकली अगर आर्टिकल ये कह रहा है कि भारत की जो पोषण योजना है उन्हें व्यापक स्तर पर पहुंच बनाई है, लेकिन अगर देखें, हालांकि खास तौर पर आर्थिक जो कमजोर वर्ग हैं, महिलाएं हैं, लड़कियों को पोषण पर गहरी जटिल समस्या भी बनी हुई है। पोषण अभियान भारत की सरकार ने शुरू किया और इसमें बेसिक पर्पज ये था कि जो भी पोषण, जिनको भी पोषण की व्यवस्था ना हो पाई है, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दिव्यांग हो, उनको पोषण की सारी सुविधा उपलब्ध कराना, इस संबंध में बेसिकली बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनएफएसएस का आंकड़ा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का पांचवा जो रिपोर्ट है, उसका बेसिकली आंकड़ा कुछ और कह रहा है। उसने कह रहा है कि 15 से जो 49 वर्ष की महिलाएं हैं, 49 वर्ष की जो महिलाएं, उनमें आप देखेंगे, जो 49 वर्ष की महिलाएं हैं, उनमें आप देखें 51% महिलाएं एनेमिक है, मतलब रक्त की कमी है उनके अंदर। तो ये आंकड़ा बेसिकली कह रहा है जो पुरुषों के समान, लेकिन महिलाओं में कुपोषण की संभावना अधिक यहाँ पे बताई दे रही है। मुख्यतः अगर देखें संसाधनों की कमी, घर और महिलाओं में होने वाली खाद्य सुरक्षा, ये सारे चैलेंजेस इस संबंध में देखते हुए, तो ये सभी बेसिकली ये आंकड़ा कह रहा है। साथ ही ये आंकड़ा कहता है कि पीएलएफएस जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, पीएलएफएस 2022 देश के अनुसार कहता है कि कार्यरत जो आयु वर्ग में केवल 25% महिलाएं कार्यबल में, जबकि पुरुष 78% है। तो देखेंगे आप, जब महिलाएं कुपोषित है, एनीमिया, कई सारी समस्याएं हैं, तो देखिए कार्य बल में कमी तो आएगी। और सिर्फ 25% महिलाएं काम करती हैं लेबर फोर्स में, वहीं 75% जो काम करते हैं वो पुरुष के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है। इस संबंध में यहाँ पे बेसिकली आंकड़ा बात कर रहा है। अगर हम बात करें कि जो महिला जो पोषण है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर देखिए जो सामाजिक न्याय का जो पेपर जीएस 2 है, जीएस पेपर 2 में अगर आप देखेंगे जो सोशल जस्टिस का टॉपिक है, उसमें महिलाओं संबंधी मुद्दे, उसमें पोषण का मुद्दा यहाँ पर है। खासी खासी जीएस 3 में स्वास्थ्य संबंधी आर्टिकल में भी ये बात रहती है। अगर हम बात करें भारत सरकार ने कौन कौन सी पहल चलाई, इस संबंध में आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालें, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पोषण अभियान है भारत सरकार ने चलाया है, कौन सा अभियान चलाया है, पोषण अभियान भारत ने सरकार ने चलाया, कब, 2018 में चलाया, 2018 में चला। उसके बाद पर्पज ये था कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, किशोरी हैं, गर्भवती हैं, स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं, इनके पोषण को घटाना, साथ ही जन आंदोलन के रूप में जागरूकता फैलाना। इसके अतिरिक्त जो स्टंटिंग वेस्टिंग की समस्या होती है, मतलब उम्र के साथ हाइट का होना, हाइट के साथ वजन का प्रॉपर ना होना, इस सारी समस्याएं इससे दूर की जा सके। तो पोषण 2.0 आया, पोषण 2.0 आया जो 2021-22 में चलाया गया, बजट में अनाउंस किया गया। साथ ही यहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात की गई, आंगनबाड़ी सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। फिर इससे पहले भी आप देखें, जो आईसीडीएस प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसे 1975 में शुरू किया गया था। खासतौर पर पोषण हो, टीकाकरण हो, स्वास्थ्य जांच हो, इस संबंध में खासतौर पे जो स्तनपान करने वाली महिलाओं हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, इस संबंध में शुरू किया गया था। फिर आप इसके अलावा पीएम मातृ वंदना योजना के बारे में आप जानते होंगे, मातृ वंदना योजना के बारे में आप जानते होंगे, 2017 में शुरू किया गया था। इसमें महिलाओं को बेसिकली 5,000 रुपए की नगद सहायता यहाँ पर दी जाती थी। फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर 2014 में हुई थी। 10 से 19 वर्ष की किशोरियों, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नशीली आदतों का यहाँ से आदतों से बचाव करने के संबंध में यहाँ पे था। फिर स्कूल मिड डे मील स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, पीएम पोषण स्कीम के बारे में सुना होगा। तो ये बेसिकली अगर आप देखें, बहुत सारी सरकार ने स्कीम चलाई, सक्षम आंगन वाली पहल है, तो फूड फोर्टिफिकेशन सर्विसेज है, इसका पर्पज यही था। अगला आर्टिकल बात करें ट्रम्प और सीरिया के मध्यपुर के बारे में। बेसिकली इस आर्टिकल में कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ट्रम्प और अमेरिका में जो राष्ट्र डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने मई 2025 में सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। अब ये राष्ट्रपति बेसिकली अगर आप देखें, पहले अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़े थे, और अब हालांकि इन्हें संयुक्त राष्ट्र की जो आतंकी सूची उसमें से हटाया जा चुका है। अब सीरिया के दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका सीरिया को लेकर मान्यता देने की तैयारी में है, साथ ही तेल, बैंकिंग, तकनीकी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की भी योजना है। बेसिकली यह बदलाव अमेरिका के रेजिम चेंज नीति से अलग है। बेसिकली पहले अमेरिका क्या करता था, जिसका उससे नहीं पड़ता था तो उसे क्या करता था, वहां से हटा देता था। अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत सारे सीरिया के, अगर आप देखेंगे, शासक रहे हैं, रूलर्स रहे हैं, जिनको उसने हटाया। यहाँ पे लोकेशन अगर आप देखें सीरिया की यहाँ पर है। फिर आप देखें यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे जॉर्डन है, फिर सऊदी अरेबिया, इराक है, ईरान है, यूएई है, यमन है, और ओमान है। तो यहाँ पर बेसिकली
थोड़ा आपने मैपिंग भी देख ली। अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल बेसिकली यही बात कर रहा है कि ट्रंप ने यहाँ पर मध्य पूर्व से अपने संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। आतंकवादी जो कि आर्टिकल के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया, इसके बारे में यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आतंकवाद संबंधी कई आर्टिकल हमने देखे, आज भी जो हमने देखा पहला आर्टिकल वो इसी संबंध में था। अगले आर्टिकल तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अगला आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव पर्यावरण कानून रद्द कर दिए गए हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं। अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में निर्णय दिया किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति लेना है। पर्यावरणीय स्वीकृति क्या होती है कि अगर किसी भी परियोजना को शुरुआत किया जाए तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो गया, क्या नकारात्मक प्रभाव हो गया, उसको यहाँ पे स्वीकृति ली जाती है। और उसके लिए एक यहाँ पे टर्म यूज की जाती है, EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिकली बात करता है कि क्या प्रभाव हो गया किसी भी योजना का पर्यावरण। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में BR गवई और जो न्यायमूर्ति उज्जवल भुयन की पीठ ने अभी निर्णय दिया। केंद्र सरकार ने 2017 में जो अधिसूचना जारी की गई तो उसको रद्द कर दिया। 2017 में जो अधिसूचना जारी की गई उसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जो केंद्र की अनुमति है वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकती है पर्यावरण कानून के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर जो न्यायालय है उसने 1994 में AP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाम MB नायडू मामले का हवाला दिया। और उसने कहा कि बाद में अगर आप देखें इस तरह से रेट्रोस्पेक्टिव कानून पर्यावरण के संदर्भ में नहीं लागू किए जा सकते। बिना पर्यावरण स्वीकृति के प्रोजेक्ट स्थगित या रद्द हो सकते हैं। और इस संबंध में यहाँ पे ये निर्णय आया है जो विकास बनाम पर्यावरण के आर्टिकल को संदर्भित करता है। ये बेसिकली यहाँ पर बात होगी। अब अगर आप बात करें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, तो ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत किसी परियोजना या योजना के पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसका आकलन करता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सतत विकास सुनिश्चित करना होता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट प्रक्रिया के मुख्य चरण इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा एनवायरमेंट जब आपने पढ़ा तो आपने पाया होगा स्क्रीनिंग पहले होता है। स्क्रीनिंग होते तय करना है कौन सी परियोजना एम्पावरमेंट की आवश्यकता, EIA की आवश्यकता है या नहीं है। इसके बाद आपने स्कोपिंग के बारे में सुना होगा। स्कोपिंग में पर्यावरण मुद्दों प्रभावों की पहचान की जाती है, फिर डाटा कलेक्शन किया जाता है और पर्यावरणीय स्थितियों की जांच होती है। तो उसके बाद प्रभावों का मूल्यांकन होता है, क्या कितने प्रभाव पड़ने वाले हैं, कितने नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा। फिर हम देखें EMP के बारे में बात होती है, पर्यावरण प्रभाव कम करने के लिए क्या उपाय उठाए जा रहे हैं, इसके संबंध में भागीदारी। फिर जन भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की जाती है कि प्रभावित जनता की राय लेना कि हाँ उनके उनकी क्या राय है, खासतौर पर लोकल्स की। इसके इसके बाद यहाँ पे EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस EIA रिपोर्ट रिपोर्ट को आप देखेंगे पर्यावरणीय प्राधिकरण से अनुमति ली जाती है, सहमति ली जाती है। उसके बाद परियोजना के दौरान पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित हो, इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो ये बेसिकली अगर आप देखें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस होती है, जिसे 1986 जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके तहत यहाँ पे उसको शुरू किया गया था। बाद में हालांकि इसमें अमेंडमेंट भी होना था 94 में, 2006 में, 2020 में, लेकिन 2020 में भी कुछ कानून आए जिसमें सार्वजनिक भागीदारी पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया प्रभावित हुई। विकास बनाम पर्यावरण, हमेशा सरकार का जो विकास के संबंध में झुकाव होता है उससे पर्यावरणीय जो दायित्व में सरकार की कमी आती है और पर्यावरणीय जो नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर बढ़ते हैं। इस संबंध में आर्टिकल बेसिकली बात करते हैं। अगला आर्टिकल बात करेगा राज्यपाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का 3 महीने का समय। अगर हम देखें तो हाल में क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु के राज्यपाल को अनुच्छेद 200 का था, तो उन्होंने कुछ बिल को बहुत समय तक निलंबित किया था। मतलब निलंबित इन द सेंस उन्होंने अपने पास रखा था और उसमें कोई स्वीकृति नहीं दी, ना तो मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको तय सीमा के भीतर यह कार्य करना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संदर्भ में भी यह कह दिया कि राष्ट्रपति को यहाँ पर तय सीमा के भीतर कार्य करना है। तो यहाँ पर विवाद उठ गया कि क्या जो न्यायपालिका है न्यायिक अतिरेक की तरफ बढ़ रही है या जुडिशियल ओवररीच की तरफ बढ़ रही है। तो जुडिशियल ओवररीच या संविधान में जो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है, क्या उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा उठ गई, मुद्दा गर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में हवाला दिया, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, होम मिनिस्ट्री ऑर्डर, उसमें ही यह बात की गई है कि राष्ट्रपति को तय सीमा के भीतर यहाँ पर डिसीजन देना होगा। तो इसमें हमारा कुछ ऐसा नया भूमिका नहीं है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल अगर संविधान है वो राज्यपाल को पता होना चाहिए कि राज्यपाल 153 से लेके यहाँ पे देखिए 162 तक का जो आर्टिकल है राज्यपाल के पद के संबंधित है, और जो बात करता है कि राज्यपाल कौन कौन सी शक्तियां होंगी। तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में आपको पता है, कार्यपालिक की शक्तियां होती है किसी की नियुक्ति करना, मंत्री परिषद की नियुक्ति करना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के संबंध में क्या होता है। फिर विधायी शक्तियां होती है, कोई भी वित्त होता है, कोई विधेयक होता है, उसको राज्यपाल के साइन के बिना वो राज्य में कानून नहीं बन पाता। फिर न्यायिक शक्तियों के बारे में आपको पता होगा कि बहुत सारे उसको न्यायिक अधिकार होते हैं, खासतौर पर अगर आप देखें, हालांकि वो
मृत्यु को नहीं माफ करता, मृत्यु कानून को नहीं माफ करता, लेकिन बहुत सारे न्यायिक अधिकार आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर अन्य जो अधिकार उसके देखने को मिलते हैं अनुच्छेद 356 के संबंध में देखा, राष्ट्रपति शासन के संबंध में। ये तो बात होती है किसके, जो राज्यपाल उसके अधिकार के बारे में। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे राज्यपाल को जो अधिकार है उनसे संबंधित चुनौतियां क्या उत्पन्न होती हैं। अब चुनौतियों के बारे में देखो तो संवैधानिक संकट एवं विवाद उत्पन्न होते हैं। अगर आप देखें केंद्र राज्य संबंध होते हैं नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाती है जो केंद्र के एकदम पूरी तरह से एजेंट बन जाते हैं और राज्य की जो स्वायत्ता है उसका हनन करते हैं, केंद्र क्षेत्र का दुरुपयोग करते हैं, पक्षपात करते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्ति संबंधी विवाद उठते हैं, अपारदर्शन कमी संबंधी विवाद उठते हैं। तो ये तो बात हो गई। फिर कुछ संवैधानिक उदाहरण के बारे में बात की, सत्यार्थी कर रंग स्वामी के जिसमें गवर्नर ने विवेकाधिकार का नकारात्मक प्रयोग किया, तो ये संबंधी विवाद यहाँ पर उठते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर सुझाव क्या होने चाहिए, सुझाव के बारे में बात करें तो अगर हम देखें गवर्नर की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को उठा गवर्नर नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बैकग्राउंड चेक होना चाहिए और वो घोषित किए जाने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए। हालांकि अगर आप देखेंगे सरकारी आयोग ने भी सिफारिश इस संबंध में की थी कि जो गवर्नर की भूमिका यहाँ पे संतुलित होनी चाहिए। पंछी आयोग ने भी यहाँ पर गवर्नर की भूमिका को बेहतर बनाने के संबंध में सिफारिश की थी। निष्पक्ष व गैर पक्षपाती भूमिका का होना यहाँ पे आवश्यक होता है। गवर्नर के विवेकाधिकार को न्यायिक समीक्षा के संबंध में यहाँ पर होता है। गवर्नर पद देखिए भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक यथार्थ इसकी भूमिका विवादों से घिरी है। इस संबंध में यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल था बारे में बात कर रहे हैं। अगला आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि जो भारत में अभी क्या हुआ है, अमेरिका का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एनआईएस उसके द्वारा अनुदान में बजट में कोई कटौती हुई, इससे वैश्विक वैज्ञानिक शोध बाधित हो रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो यह स्थिति भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए रणनीति को असर देती है। भारत अपने R&D को बढ़ाकर वैज्ञानिक पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करके वैभव बजट जैसे सहयोगी प्लेटफॉर्म का यहाँ पे लाभ उठाना चाहिए। बेसिकली बात कर रहे हैं कि भारत में तो वैज्ञानिक यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से फंड में वहाँ कमी की है, भारत को R&D का फंड बढ़ाना चाहिए और ऐसे विदेशी जो विदेश में जो हमारा टैलेंट चला गया है उसको हमें भारत में लाना चाहिए। मुख्य रूप से ये आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे इस आर्टिकल में बात होती है कुछ पहल की जैसे वैभव के बारे में, वज्र के बारे में। वैभव अगर देखें वैश्विक भारतीय वैज्ञानिकों को जोड़ने का कार्यक्रम है। इससे पूरे विश्व में जितने वैज्ञानिक जुड़े हैं भारत के विकास के संबंध में यहाँ पर कुछ चर्चा हो सके। फिर वज्रा के बारे में देखें तो विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च के बारे में, जो छोटे समय के लिए वैज्ञानिकों को भारत आने अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये बेसिकली बात करते तो समय बात हो रही है कि ऐसा किया जाना चाहिए। और यहाँ पर देखें यह भी आर्टिकल बात करें कि विश्वविद्यालय है, विज्ञान विभाग है, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रबंधन को यहाँ पे व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। द्वैत शैक्षणिक संबंधता की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता है। अनुसंधान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भारत का जो वर्तमान में जीडीपी फंड है जो 0.7% है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। कम से कम 1.2% या 1.5% एटलीस्ट इतना किया जाए, जिसके बाद अगर हम देखें ब्रिटेन जर्मनी सिंगापुर की कॉन्फ्रेंस रेस में हम लोग यहाँ पे आगे आ पाए। ये 0.7% जो फंड है वो कुछ भी नकारा बहुत बहुत कम होते संबंध में यहाँ पर आर्टिकल बेसिक की बात करें। पहलगाम के संबंध में कई आर्टिकल यहाँ पर ऑलरेडी देख लिए हैं, तो पहलगाम के संबंध में क्या क्या मुद्दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से नहीं देखेंगे। आपको पता है कि पहलगाम में जो आतंकवाद के मुद्दे संबंध में भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। इतिहास संबंध में हमने देखा कि भारत ने ताशकंद समझौता किया था। साथ ही भारत ने जो आप देखें अगर हमें समिट हुआ, उसके अलावा शिमला समझौते हुए, ये सारे आर्टिकल हमने ऑलरेडी कल देख लिए, परसों भी हमने लगातार इस संबंध में आर्टिकल देखा है, तो वहां से भी आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। बेसिकली आतंकवाद के खिलाफ जो विकास की रणनीति उसको अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आप देखें रोजगार की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, रोजगार बढ़ाया जाए। हालांकि यहाँ पे पहले इसका मतलब ये नहीं कि जो कश्मीर है जो वहाँ पे जो विकास की वहाँ बन जाए। क्या आप देखेंगे जितना कश्मीर ग्रो करेगा उतना ही कश्मीर में जो ज्यादा समस्या है उसमें कमी आएगी। इस संबंध में आर्टिकल बेसिकली बात करते हैं जो हमने यहाँ पर देखा। तो आज के आर्टिकल में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।